इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। माया ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नो अबाउट इंजीनियस एमएस विंडो अल्टरनेटिव फॉर डिफेंस सिस्टम। इंडिजिनस यानी कि जो भारत में बनाया गया है पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। क्या नाम है? माया। और डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है और डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे चैलेंजेस सरकार को देखने पड़ रहे होंगे जिसके कारण से उसको ज़रूरत पड़ी कि माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जैसे विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो जो आप यूज़ करते हैं, विंडो 7, 8, 10, 11, ये जो विंडो यूज़ करते हैं ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लाइनेक्स आपको ये यूज़ करते होंगे, लाइनेक्स वगैरह, उबंटू कई सारे लोग यूज़ करते हैं। एप्पल का जिनके पास लैपटॉप होता है वो iOS को यूज़ करते हैं। एप्पल के फ़ोन में भी iOS यूज़ होता है। जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर। आज हम लोग इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका मायने और क्यों ऐसा करना पड़ गया, कौन से ऐसे कारण है, उसको फैक्ट सहित समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भारत सरकार के जो डिफेंस विभाग है, कौन सा विभाग, इसमें भी ध्यान रखिएगा, कौन सा? रक्षा विभाग। और धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया जाएगा आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, कि वो सभी जो हैं वो भी किसको यूज करें? केवल और केवल माया को यूज करें। ऐसा स्टेप क्यों उठाना पड़ गया? आपको पता ही है कि जब से कोरोना वायरस फैला है, कोरोना वायरस से के बाद हम लोग किस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? उससे पहले भी जोर दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारा जोर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। किस चीज़ पर? आत्मनिर्भरता को लेकर जोर बढ़ गया हमारा। आत्मनिर्भरता यानी कि इंडिजिनस चीज़ों को भारत में हम चीज़ों को बनाना शुरू कर रहे हैं और सिक्योर कर रहे हैं अपने चीज़ों को। कब तक हम इन चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे? तो सबसे पहला हमने कहाँ पर आजमाया? डिफेंस सेक्टर में। इसका कारण क्या है? आपने सुना होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2019 में आपने सुना था रैनसम वेयर अटैक हुआ था, जो विंडो के कुछ ऐसे की होल्स थे, कुछ ऐसे उसमें कमियां थी, जिसको उपयोग करके इथिकल हैकर्स ने या हैकर्स ने, जो अलग अलग प्रकार के हैकर्स होते हैं, उन्होंने उसमें कोई कमियां भी निकाली थी और उन्होंने उसका उपयोग करके रैनसम वेयर अटैक किया था अलग अलग विभागों पर। पूरे दुनिया में जगह जगह कंप्यूटर जो हैं वो इससे प्रभावित पाए गए थे। और रैनसम वेयर अटैक का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लिया जाएगा और हैक करने के बाद उसको लॉक कर दिया जाता है। सारा डेटा आपका जो होता है वो इनकोडेड हो जाता है और आपको डेटा अगर चाहिए तो कुछ रैंसम यानी कि कुछ आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे अपहरण करने के बाद रैंसम जमा करना पड़ता है, उसी प्रकार से है ये। यानी कि ब्लैकमेलिंग होता है एक तरह से। आप पैसा जमा करेंगे तभी आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा और आपको आपका डेटा वापस मिल पाएगा। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस देखने को मिले हैं हमें। जैसे रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद हम लोग बात करें तो रूस के हैकरों ने एक दिन में यूक्रेन पर 20,000 से ज़्यादा अटैक किए थे साइबर के। और युद्ध शुरू होते ही साइबर वर्ल्ड में एक अलग ही युद्ध छिड़ गया है उसके बाद से। इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले समय में अगर हमारा युद्ध होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हम उन्हीं का यूज़ करेंगे, अमेरिका का ही यूज़ करेंगे या अलग अलग देशों का ही यूज़ करेंगे, उसमें खामियां जो होगी उसमें कामियां होगी, कुछ उसमें कुछ खामियां होंगी, उसमें कुछ कामियां होंगी। ये सब यूज़ करके क्या हो सकता है? हमारे डिफेंस सिस्टम जो है उस पर अटैक किया जा सकता है और साइबर अटैक से हम प्रभावित हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको एयर वॉर जैसे दिखता है, एयरफोर्स होता है, स्थल सेना जो होती है वो आर्मी कहलाती है, ये स्थल युद्ध के लिए होती है। जल में वॉर के लिए नेवी होती है। उसी प्रकार से साइबर वॉर के लिए कौन होंगे? तो साइबर आर्मी होंगे। साइबर आर्मी का मतलब होता है वो टीम जो साइबर स्पेस में युद्ध लड़ते हैं और इनके पास कुछ ऐसे टूल होना चाहिए और इनकी जो कुछ ऐसी डिमांड होती हैं जिनके बदौलत साइबर आर्मी को बनाया जाता है। उसमें पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हमारा अपना होना चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए, उसके बारे में हमें ही केवल जानकारी होनी चाहिए और किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है? डिफेंस सिस्टम जो है इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए न केवल हम हथियार को बढ़ावा देंगे बल्कि उसको ऑपरेट करने वाले हर चीज़ में हम क्या करेंगे? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग पर बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या होता है? जो रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनमें हमारे कुछ गोपनीय फाइल्स होते हैं, कुछ गोपनीय तकनीक के वगैरह सब रखे होते हैं, उनके फाइलिंग करके रखी होती, डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है। हथियारों की जानकारी होती है, सेना का मूवमेंट की जानकारी होती है। आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है।
तो मान लीजिए, एक पल को मान लीजिए विंडो नामक जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसे इनबिल्ट ऐसे वायरस डाल दिए जाएं, मालवेयर डाल दिए जाएं, या ट्रैकिंग के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएं जिसके बारे में आपको पता ना हो, और वो डिफेंस मिनिस्ट्री यूज करे और वो सारा डेटा किसी दूर बैठे आदमी के पास पहुंच जाए या सर्वर पर पहुंच जाए, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा डिफेंस तकनीक है उसके लिए एक थेफ्ट हो जाएगा, उस पर एक आपका खतरा उत्पन्न हो जाता है। डेटा से लेकर सूचनाएं पहले ही लीक हो सकती हैं। इसके कारण से भी भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो रक्षा का क्षेत्र है हमारा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया गया, जिसका क्या नाम रखा गया है, माया नाम रखा गया है। और ये इनकोडेड है, बहुत ही अच्छा सिक्योर सॉफ्टवेयर माना जाता है, अपने ही देश के इंजीनियर के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए इसको इंडिजिनस भी कहा गया है। यानी कि हम रक्षा मंत्रालय को अब क्या कर रहे हैं, अंदर से, यानी कि अंदर का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी ट्रेनिंग, हर चीज़, हमारे हथियार, हर चीज़ क्या होने चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और भारत में बना हुआ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत में अब इंजन को लेकर पिछले महीने ही मोदी जी कहाँ पर गए थे, मोदी जी गए थे अमेरिका। तो इंजन बनाने को लेकर हमने पहली बार डील की है, जबकि अपने देश में हवाई जहाज़ और फाइटर जेट्स के इंजन नहीं बनते हैं। इंजन बनाना सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम होता है, अपने देश में इंजन जो होते हैं इसका निर्माण नहीं होता है। बाइक के भी बहुत कम इंजन बनते हैं देश में। तो इसमें भी आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमने क्या किया है, अमेरिका के साथ डील की है और उनसे बोला है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर हमारे देश से बनाना तक आप शुरू कीजिए इंजन, आने वाले समय में आपको अपने देश में इंजन भी बनता हुआ दिखेगा। इसी तरह से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हार्डवेयर क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी हमें विनिर्माण को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसमें भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहला चैलेंज हमारे पास क्या आ रहा हो, आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे, चिप डिप्लोमेसी। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जैसे आपका i7 होगा इंटेल का, किसी में क्वालकॉम होते हैं, किसी में स्नैपड्रैगन होता है फ़ोन वगैरह में। ये माइक्रो प्रोसेसर यही कंप्यूटर की आत्मा होते हैं, मोबाइल की आत्मा होते हैं। सारा स्पीड वगैरह सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। आप तो फ़ोन लेने जाते हैं तो आप किस पर ध्यान देते हैं कि कैमरा कितने पिक्सल का है, मेमोरी कितने का है, लेकिन दरअसल में सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या देखना होता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसका स्पीड कितना है, गीगाहर्ट्ज में होता है कई सारे का, तो वो मूल रूप से देखना होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप के निर्माण को लेकर भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कुछ सालों में अपने यहाँ देश में माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण जब शुरू हो जाएगा तो न सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, बल्कि हार्डवेयर के मामले में भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। अभी माइक्रो प्रोसेसर के चिप के निर्माण में अगर हम लोग लीडर की बात करें तो ताइवान जैसे देश, चीन जैसे देश, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश हैं, ये लीड करते हैं अभी माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने में, जिसमें भी ताइवान का नाम जो है वो सबसे टॉप पर आता है। भारत में अभी भी माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, प्रयासरत हैं हम, बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ी क्रांति होगी भारत की इकोनॉमी के लेकर। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर के रूप में, हार्डवेयर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग के हर सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी जाके हम 100% इंडिजिनस और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे पाएंगे। डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस में न सिर्फ हथियारों को लेकर हमने एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया है, कुछ दिनों में हथियार का एक्सपोर्ट हमारे देश से बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम हथियार बेचना अब शुरू कर चुके हैं। 20 से ज़्यादा नए नए कंपनियों का स्थापना किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको करनी पड़ेगी, जब आपको दो तरफ से चैलेंज मिल रहा है, एक चीन की तरफ से मिल रहा है और एक पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है, तो आपको 100% सिक्योर होना पड़ेगा और 100% इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को लेकर किसी दूसरे पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। इसी के तहत ये सबसे बड़ा काम क्या किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम माया को बनाया गया है, जो आने वाले समय में हमारे डिफेंस सेक्टर को और गवर्नमेंट के सभी कंप्यूटरों पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसका, और उससे क्या होगा, सुरक्षित होगा हमारा कंप्यूटर। ओके, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देश में रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बढ़ते साइबर और मालवेयर हमलों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नए ओएस माया के साथ बदलने का फैसला किया है। देखिए, कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं हर मंत्रालय में, हर जगह पर, जहां पर वो क्या होते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए का मतलब क्या है, वो कंप्यूटर जो है उसको आसानी से हैक किया जा सकता है कहीं से भी दूर बैठकर। अब जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ ही नहीं है उसको हैक करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, नहीं होता है वो हैकेबल, आसानी से नहीं होता है। हाँ, ब्लूटूथ वगैरह अगर खुला हुआ है तो जाके वो हैक हो सकता है, बाकी इंटरनेट से अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो हैक करना बहुत कठिन काम होता है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बुनियादी ढांचा, मतलब
मतलब कि आपने सुना होगा कई बार, बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है, उन ढांचों पर साइबर अटैक करना जिससे उस देश की पूरी इकोनॉमी हिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई हमारा परमाणु संयंत्र है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, कुनन परमाणु संयंत्र, आप सर्च कीजिए न्यूज़ में, उस पर साइबर अटैक हुआ था। उसके बाद से आए दिन हमारे जो अलग अलग परमाणु संयंत्र हैं उन पर साइबर अटैक होते रहते हैं, इसरो को निशाना बनाया जाता है। कुछ दिन पहले पिछले से पिछले महीने में एम्स के ऊपर में सबसे बड़ा आज तक का एम्स दिल्ली जो है उस पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था, और उसके कंप्यूटर को लगभग में सप्ताह भर के लिए उसको लॉक कर दिया गया था। उस पर ब्लैकमेलिंग की गई, एम्स को फिर से अपने डेटा को रिकवर करने बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो एम्स क्या है, देश के बुनियादी ढांचों में से एक में आता है। उस पर अगर अटैक होता है, मालवेयर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो इससे क्या होगा, पूरे देश की जो कम से कम दिल्ली का जो स्वास्थ्य ढांचा है वो चरमरा जाता है। और ये एक आपके लिए चैलेंज भी होता है गवर्नमेंट के लिए कि आपके इतने प्रतिष्ठित संस्थानों पर साइबर अटैक हो रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय को सिक्योर करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास भी होगा, आपके कंप्यूटर में होगा। अगर आप विंडो का फ़ोन यूज़ करते तो उसमें भी होगा। विंडो एक्सपी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया हुआ है। सबसे पहला जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया विंडो एक्सपी ही है। विंडो 7 आया, उसके बाद विंडो 10 आया, विंडो 8 आया, फिर 10 आया, अब तो नया वर्जन आ गया है विंडो का। तो ये क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये यूजर यानी कि आप और हार्डवेयर इन दोनों के बीच बिचौलिए का काम करता है। सामान्य भाषा में अगर हम लोग समझें, आप यूजर क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, तब जाके हार्डवेयर तक वो इंस्ट्रक्शन पहुंचता है और हार्डवेयर अपना फंक्शन करता है। अगर आपको स्पीकर को बजाना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर स्पीकर ऑन पर करते हो, या गाने को चलाना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलकर उसमें यूट्यूब पर जाकर आप गाने पर क्लिक करते हो, उसके बाद से स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। यानी कि हार्डवेयर को चलाने का काम मूल रूप से कौन करता है, तो हार्डवेयर से आपको कनेक्ट कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये काम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 15 अगस्त 2023 तक, परसों तक, इसीलिए मैंने आज ये न्यूज़ लाया है आज ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रक्षा मंत्रालय इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर माया को स्थापित करने का निर्देश दे दिया गया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर जो हैं वो 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में रक्षा मंत्रालय के जहां पर भी जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन सभी पर 15 अगस्त 2023 तक माया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। वर्तमान में माया को केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। तीनों सेनाओं ने भी इसकी जांच कर ली है, जल्दी इसे सर्विस में लिया जाएगा। अब देखिए, सेना जो ले अपनाएगी इसको तो पहले इसकी जाँच करेगी कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है, जैसे आर्म फोर्सेज की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हर चीज़ अलग बनता है उनका। आपने सुना होगा आर्मी ग्रेड की ये गाड़ी है, आर्मी ग्रेड की ये जूते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो अधिक ठोस और अधिक उपयोगी तरीके से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से आर्मी ग्रेड का अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आर्मी पहले अपने इंजीनियर लोगों से इसकी जांच करवाएगी कि वाकई ये सुरक्षित है या नहीं है, हमारे अनुरूप है या नहीं है, हम इस पर काम आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तब जाके इसको आर्मी अपनाएगी। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसकी जाँच कर रही है अलग अलग, और जाँच करने के बाद इसको अपना लेगी आने वाले दिनों में। तो यानी कि रक्षा मंत्रालय के अलावा जो हमारी सेना है, तीनों सेना है, वो भी इसको अपनाना शुरू कर देंगे जल्दी। अगला क्या लिखा हुआ, नौसेना ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। अब नेवी जो है उसने क्या किया है, सबसे पहले इसको मंजूरी दे दी है, ऑलरेडी मंजूरी दे दी गई है, और सेना और वायुसेना फिलहाल इसका मूल्यांकन कर रही है, और आर्मी और एयरफोर्स जो है वो इसका मूल्यांकन कर रही है, क्या हमें इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, हमारे हिसाब से इसको बनाया गया है या हमें इसमें कुछ खामियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद से क्या होगा, इसको जब वो अपना लेंगे तो रक्षा मंत्रालय और तीनों आर्मी के जो हमारे कोर हैं, एयरफोर्स है और आर्मी है और नेवी है, ये सभी अपना लेंगे। ओके, माया मालवेयर हमलों और अन्य साइबर हमलों को रोकेगी जिनमें वर्तमान में भारी वृद्धि देखी गई है। दरअसल में चीन से हमारे जब से टेंशन शुरू हुए हैं कोरोना के आने के बाद, मई 2020 से हमारे चीन के साथ टेंशन चल रहा है। मई 2020 में हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे लद्दाख बॉर्डर पर। उसके बाद से ही हमारे ऊपर बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक और अटैक अलग अलग देखे जाते हैं जिनमें वृद्धि हो गई है। कुछ आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे ये सत्यापित होता है कि हमारे देश पर जो साइबर अटैक है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके कारण से ये ज़रूरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। आने वाले समय में आपको अपना कंप्यूटर भी उत्पादन करते हुए दिखेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों में हम 100% आत्मनिर्भर होना चाहिए, दोनों हमारा इंडिजिनस होना चाहिए।
इंडिजिनस होने से सबसे पहला चीज़ क्या होता है, उसको लेकर एक ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ हम इस कंप्यूटर में कुछ स्टोर कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बाहर से डालते हैं, उसमें एक लाइन का अगर कोड लिख दिया जाएगा तो हो सकता है उस सॉफ्टवेयर का सारा डेटा जो है वो कहाँ पर चला जा रहा है, उस कंप्यूटर में स्टोर सारा डेटा कहाँ जा रहा है, तो दूर कहीं बैठे किसी और सर्वर पर जा रहा है। इसी कारण से भारत सरकार ने जो ये बेहतरीन कदम उठाया है। हाल के दिनों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों सहित देश में मालवेयर फिरौती के हमलों की एक श्रृंखला सी देखी गई। श्रृंखला का मतलब एक चेन सा देखा गया है, इतने अधिक हमले हो रहे हैं अपने देश में। जैसे देखिए अभी ये एक और न्यूज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। क्या है, 50 गवर्नमेंट वेबसाइट हैक्ड, 8 डेटा ब्रीचेज इन 2022 से IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो अश्विनी वैष्णव हैं IT मिनिस्टर, इन्होंने बोला कि 50 जो गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं उनको हैक किया गया। 8 डेटा ब्रीचेज मतलब क्या होता है, 8 जगह से डेटा लीक हो गए हमारे, इतने खतरनाक हैक हुए हैं गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, साइबर हमले हुए हैं। इसके कारण से ये ज़रूरी हो गया था। तो ये आपको पता चल गया 50, ये डेटा भी मैंने आपको दिखाई, और ये किसने बोला है, जो मंत्री महोदय हैं, IT मंत्री महोदय, उन्होंने खुद ही बोला है। अगला क्या है, कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ आपको रैनसमवेयर अटैक का। वर्ष 2020 में लगभग 82% भारतीय कंपनियों को रैनसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा। सोचिए 2020 में जब हमारे चीन के साथ टेंशन अपने सबसे ज़्यादा पीक पर था, तब 82% हमारी कंपनियों को साइबर हमला का, रैनसमवेयर का सामना करना पड़ा। मई 2017 में भारत के 5 प्रमुख शहर, अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और मुंबई वानाक्राई रैनसम हमले से प्रभावित हुए। वानाक्राई आप नाम सुना होगा, पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था कि वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक हो रहे हैं जगह जगह पर। हाल ही में एम्स दिल्ली पर रैनसमवेयर हमला हुआ। देश के शीर्ष चिकित्सक संस्थान के सर्वर पर रैनसमवेयर हमले के बाद लाखों मरीज का व्यक्तिगत डेटा खतरे में है। जो मरीजों के डेटा थे, सोचिए कितना सेंसिटिव डेटा होता है। आपका कोई मेडिकल डेटा चुरा ले, आपका BP कितना रहता है, हार्ट क्या है, कौन सी बीमारी है आपको, तो उससे आपका जान के ऊपर खतरा बन जाता है कई सारे लोगों का। तो ये दिल्ली पे एम्स पर अटैक किया गया। रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है, मरीजों के डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या मांगेंगे, वो पैसे मांगेंगे कि आप पैसा दीजिए तब जाके हम आपको फिर से आपका डेटा वापस करेंगे। और हो सकता है उतने में उन्होंने डेटा कॉपी भी कर लिया हो। तो ये क्या है, ये आपको मैं एक अंदाज़ा दिला रहा हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा साइबर स्पेस में खतरे बढ़ गए हैं हमारे लिए। 2021 में एक हाई प्रोफाइल भारत आधारित भुगतान कंपनी जोसपे को डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे 35 मिलियन ग्राहक प्रभावित हुए हैं। अगला क्या है, यह उल्लंघन अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि जसपे, अमेजन और कई अन्य बड़ी कंपनियों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस के भुगतान में संलग्न हैं और इस कंपनी के 35 मिलियन ग्राहकों के डेटा खतरे में पड़ गए थे। सोचिए, एक बार अंदाज़ा लगाइए कितने सारे लोगों के डेटा खतरे में पड़े हैं। फरवरी 2022 में एयर इंडिया को एक बड़े हमले का सामना करना पड़ा। फरवरी 2022 में एयर इंडिया पर साइबर हमला किया गया। सोचिए एक बार, जहां लगभग 4.5 मिलियन ग्राहक रिकॉर्ड के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, यहां पासपोर्ट, टिकट व क्रेडिट कार्ड जैसी सूचना की गुप्तांगता जो है वो भंग हुई है। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, किसी का पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और जो उनके टिकट होते हैं, इनके जो डेटा थे वो सारे के सारे वो चोरी होने का उस पर डर हो गया था। इतना बड़ा अटैक हुआ था। इसके कारण से भारत सरकार ने क्या किया है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की दिशा में ये पहला और बेहतरीन कदम है। और न सिर्फ बनाया है बल्कि इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 15 अगस्त 2023 से पहले तक रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ और अच्छे आपको टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।